अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। और आज स्पॉटलाइट है पाकिस्तान की मईशत के ऊपर, चूँकि हाल ही में फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी असम्बली के अंदर अपना दूसरा फाइनेंशियल बजट 2025 टू 2026 पेश किया। और हमारे साथ हैं फाइनेंस मिनिस्टर। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। आई नो आप काफ़ी मसरूफ़ भी थे। फाइनेंस मिनिस्टर साहब, एक बात जो बार बार आपके बजट के बारे में हो रही है वो ये है कि वर्ल्ड बैंक के जो नए फिगर्स आए हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान की 45% आबादी जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे है। कुछ उम्मीद थी आपके बजट से, ख़ास तौर पे सैलरीड क्लास को, कि जी उनको कुछ रिलीफ मिलेगी, मगर वो उतनी छूट नहीं मिल सकी जो वो चाहते थे। दूसरी तरफ जो मिनिमम वेज है वो भी 37,000 रुपीज़ रहा है। बहुत कम है अगर आप पाकिस्तान की इन्फ्लेशन की उसको देखें। तो इसके अंदर आपको नहीं लगता कि कम से कम मिनिमम वेज आपको रिवाइज करना चाहिए था या सैलरीड क्लास को मज़ीद छूट देनी चाहिए थी? आपने एक ही सवाल में कई सवालात पूछ लिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, इट्स अ प्लेजर बीइंग विद यू हियर दिस आफ्टरनून। मैं आपके उस सवाल पे आता हूँ जी, जो आपने लिंक किया, जो कमज़ोर तरीन तबके हैं। जी, सबसे तो अगर आपने देखा हो, जी, और आई एम श्योर आपने बजट को गौर से पढ़ा है, कि BISP में जी, वी हैव गिवन द लार्जेस्ट इंक्रीज, जो 599 थी, जो अब 716 बिलियन इस बजट में एलोकेट की गई है। सो दैट इज़ वन थिंग विच इज़ फ्रॉम माई परस्पेक्टिव, फ्रॉम अ सोशल सेक्टर परस्पेक्टिव, एट द फेडरल लेवल गवर्नमेंट वी हैव मूव्ड एब्सोल्युटली इन द राइट डायरेक्शन, कि हमने उसको जो है एड्रेस करने की कोशिश की है। मगर सर अगर आप माइंड ना करिए तो लेकिन पावर्टी की जो आप बात कर रही है ना, लोग ये कहते हैं वो कि 2.15 से $3 का जो अशारिया है, उसमें से जो पावर्टी के आपने नंबर बताए हैं, 82% ऑफ दैट ग्रोथ इज लिंक्ड विद दैट टेक्निकल करेक्शन। इज दैट द सिचुएशन ऑन ग्राउंड? क्योंकि सो सर उसमें हमें सिचुएशन देखना पड़ेगा ना कि ओवरनाइट आप व्हाई नॉट $4, व्हाई नॉट $5? मगर सर हम सब चूंकि घर चलाते हैं जी तो जी 37,000 रुपीज़ कुछ भी नहीं होता। उसके अंदर आप बजट बनाने, उसके अंदर आपने बच्चों की स्कूल फीस देनी है, उसके अंदर आपने खाना पीना लेना है, उसके अंदर आपने अपनी इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है, रेंट का बिल पे करना है, तो फिर उसके अंदर आपकी सारी जो चीजें हैं इनको लिंक करना है विद इन्फ्लेशन। जी। और अगर आपका और हम सब का ये मानना है, ये तो एक मुस्तनद फिगर्स है ना, ये इंटरनेशनली एंड इंटरनली दीज हैव बीन नाउ रिकग्नाइज्ड कि इन्फ्लेशन कहाँ थी और कहाँ चली गई। तो हमने किसी चीज़ के साथ लिंक करना है ना इसको। तो अगर बगैर लिंकेज के तो नहीं हम आगे जा सकते। आप समझते हैं मुनासिब है मिनिमम वेज? जो हमने मिनिमम वेज की बात की है जी, वो इस वक्त दैट्स व्हाट वी इंटेंड टू स्टे विद एट दिस पॉइंट इन टाइम। अच्छा, दूसरी बात जो है कि आपने कार्बन लेवी लगाया है पेट्रोल के ऊपर, डीजल के ऊपर, फर्नेस ऑयल के ऊपर। तो जिस तरह के कुछ इकोनॉमिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि जी हाई स्पीड डीजल के ऊपर आपने जो लेवी लगाया है उससे ये होगा कि जो ट्रक्स हैं, ट्रक्स हाई स्पीड डीजल जो है वो इस्तेमाल करते हैं और वो रोज़मर्रा की अशिया जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, तो आम शहरी के लिए जो है कीमतें बढ़ जाएंगी, चूँकि पेट्रोलियम लेवी जो है वो भी ज़्यादा हो जाएगी, या जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो लोगों का ये कहना है कि जी सारी दुनिया के अंदर हाई स्पीड डीजल जो है उस पर कम टैक्स लगाया जाता है, और जो अशराफिया है जो इस्तेमाल करती मोटर स्पिरिट उसके ऊपर ज़्यादा लगाया जाता है। मगर पाकिस्तान के अंदर उल्टा हो गया, हाई स्पीड डीजल के ऊपर ज़्यादा लग गया और जो मोटर स्पिरिट है उसके ऊपर कम लगा। तो फिर जो आम आदमी है जिसने सब्ज़ी लेने जाना है उसके लिए तो कीमतें चढ़ जाएंगी। देखिए, इसको आप थोड़ा सा एक और अंदाज में देखें। दिस इज़ नॉट लिंक्ड विद नेसेसरीली आर रेवेन्यू मेजर्स, बिकॉज थोड़े से लोग कंफ्यूज कर रहे हैं। एक कार्बन लेवी आप लगा रहे हैं और उसकी वजह ये है कि आपको रेवेन्यू ज़्यादा चाहिए। इसको आप थोड़ा सा एक और नज़ीर से इस तरह देखें कि दिस इज़ रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, और जो हमने रिफॉर्म मेजर्स एग्री किए हैं, और इसमें जो 10 ईयर कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क विद द वर्ल्ड बैंक, लेकिन अभी जो रेजिलियंसी वाला हमें फ़ंड मिला है थ्रू IMF, उसमें रिफॉर्म मेजर्स हैं। और मकसद इसका, ये कार्बन लेवी का, ये है कि बाय एंड लार्ज फॉसिल फ्यूल्स को इसको डिस्करेज किया जाए एंड वी स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स रिन्यूएबल्स एक्सेट्रा। तो इसको कार्बन लेवी को आपने देखना है मोर, और अभी वो ₹2.5 की इस साल की बात है, अगले साल ₹5 की बात है। तो मज़ीद बढ़ेगा। तो अगले साल हमने ये बजट में हमने कह दिया, बिकॉज वी हैव टू गिव अगेन डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, कि हम कहाँ हैं और किधर जा रहे हैं।
अगर हमने इस मुल्क में पोल्यूशन को कम करना है, डीकार्बनाइजेशन की तरफ जाना है, माहौलियाती जो आलूदगी है उसको ठीक करना है, तो ये ट्रांजिशन में ये चीज़ें तो हमें करनी पड़ेंगी कि एक साइड को हम डिसइंसेंटिवाइज करें ताकि उससे फिर हम दूसरी साइड को एक सब्सिडाइज कर सकें ताकि हम उस डायरेक्शन में जा सकें इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड एवरीथिंग एल्स। हाई स्पीड डीजल के ऊपर अगर आप कम टैक्स लगाते हो, मोटर स्पिरिट के ऊपर ज़्यादा लगाते, तो आपको नहीं लगता ये ज़्यादा बेहतर मुस्तफीद होता पाकिस्तान के लिए? देखिए, डिफ्रेंसिएशन तो अब हर जगह नहीं हो सकती ना, कितनी हम कैटेगरीज इसमें पैदा करते रहें, बिकॉज इसको हमने ऑपरेशनलाइज भी करना है। राइट। आपने चूंकि क्लाइमेट चेंज की बात की तो लोगों को बड़ी हैरत हुई कि सोलर पैनल्स के ऊपर 18% जो है आप लोगों ने टैक्स लगा दिया गया है। चूंकि एक तरफ से आप बात करें कार्बन लेवी की कि जी हमने ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना है, दूसरी तरफ से आप सोलर के ऊपर आप 18% टैक्स लगा रहे हैं, तो इसके अंदर ये होगा कि सोलर पैनल्स की वजह से जो है नतीजे के अंदर जो है आपके पास ज़्यादा आमदन इकट्ठी हुई, फिर लोगों के पास एक और जगह निकल आई जहाँ पे ये सस्ती बिजली पैदा कर सकते हैं, उसको आपने क्यों बंद कर दिया? आई थिंक बंद नहीं किया इसको अगेन दो तरीक़ों से देखें। एक तो ये है कि अब जो कॉस्ट ऑफ दिस टेक्नोलॉजी एंड द कॉस्ट विच यू इफ़ अगर आपने सोलर पैनल लगाए आज से 3 साल 4 साल 5 साल पहले, उसकी कॉस्ट को कंपेयर करें वेयर दीज पैनल्स आर कॉस्टिंग टुडे, तो अब तो पे बैक पीरियड जो है वो 1-1.5 साल के करीब आ गया है, नंबर 1। नंबर 2, हमने इस इंडस्ट्री को लोकली भी तो इंसेंटिवाइज करना है ना। ये कब तक हम बाहर से ये सोलर पैनल मंगवाते जाएंगे? जो हमने जब लोकल असेंबलर्स से बात की है तो उन्होंने ये कहा है कि 18% के डिफरेंशियल से हम यहाँ लोकली इसकी असेंबली और इसकी प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। सो इट्स मूविंग इन दैट डायरेक्शन ताकि उसमें एक्चुअली फर्दर एक्सेलरेशन आ सके, बट विद द लोकल कॉस्ट। आपने कहा लोकल कॉस्ट, तो उसके लिए आपने किस तरह से इंसेंटिवाइज करेंगे आप यहाँ पे लोगों को? क्योंकि देखिए मिनिस्टर साहब, अगर हम चाइना की तरफ देखें तो वहाँ पे बहुत सारे सोलर पैनल इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको इंसेंटिवाइज किया जाता है, मगर यहाँ पे अगर हम देखें तो आपको कोई भी नहीं मिलेगा जो यहाँ पे सोलर पैनल बनाता हो। तो उसके लिए फिर आपने क्या आपने कहा इंसेंटिवाइज किया, किस तरीके तो से? ये देखिए, दिस इज द फर्स्ट थिंग ना कि 18% का जो डिफरेंशियल है इसको ख़त्म किया गया है ना। और दूसरा ये है कि जो फाइनेंसिंग कॉस्ट है वो आज से जो 1 साल पहले थी 23-24% पे एक आइबोर प्लस टाइप, वो अब आ गई है अराउंड 11-12%, और अल्लाह करे इफ इट कंटिन्यूज टू मूव इन दिस डायरेक्शन। So another thing is that we've had a war between, we came close to war between Pakistan and India. तो एक उम्मीद थी कि जी पानी को तरजीह दी जाएगी, क्योंकि पानी के ऊपर बहुत सारी तकरीरें भी हो रही हैं, मगर हमने देखा कि पीएसडीपी के अंदर 1000 अरब जो पीएसडीपी का है उसके अंदर लोगों का ये कहना था, इकोनॉमिस्ट का, कि जी 400 अरब जो है वो वाटर रिसोर्सेज को जाना चाहिए था, मगर ऐसा हुआ कि 328 बिलियन रुपया जो है वो हाईवेज़ को गया है, और करंटली वाटर रिसोर्सेज को सिर्फ 133 बिलियन रुपीज़ गया है। तो वो ये कहते हैं कि जी हाईवेज़ को तरजीह नहीं देनी चाहिए थी, पानी को तरजीह देनी चाहिए थी, क्योंकि हम वाटर स्कैसिटी की तरफ जा रहे हैं, जिसका जिक्र आपने भी किया अपनी तकरीर में। तो व्हाई नॉट गिव इट दैट? आई थिंक द पॉइंट हियर इज कि दोनों चीज़ों का जो हाईवेज़ में भी जिक्र किया गया, मोटरवेज़ का एक N25 और दूसरा सखर जो हैदराबाद मोटरवे है, दोज आर डायरेक्टली लिंक्ड विद द इकोनॉमिक लाइफलाइन ऑफ द कंट्री। जो आपने बात की है जो वाटर का जो इस वक्त इशू है, और ख़ास तौर पे क्योंकि वाटर हैज़ बीन वेपनाइज्ड बाय इंडिया, तो इसमें दो चीज़ें, इसको जो एलोकेशन की गई है वो डियामर भाषा के लिए की गई है, मोहम्मद के लिए की गई, मोहम्मद डैम के लिए की गई है, बिकॉज दिस इज़ मोस्टली अराउंड द वाटर स्टोरेज, बिकॉज इस वक्त वहाँ हमने फोकस करना है, नॉट नेसेसरली ऑन द हाइड्रो पावर। तो उसमें दो चीज़ें, एक तो ये एलोकेशन की गई, और दूसरा जो मैंने कल बजट स्पीच में जिक्र किया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर उसको खुद लीड कर रहे हैं, उस पर आप इंशाल्लाह ड्यूरिंग इन द नेक्स्ट कमिंग डेज उस पर आप एक स्पेसिफिक अनाउंसमेंट सुनेंगी कि हाउ, क्योंकि आपका पॉइंट बिल्कुल दुरुस्त है और जो लोग कह रहे हैं वो भी बिल्कुल बात दुरुस्त है। क्योंकि देखिए, एक तो हमें वैसे ही जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसको ठीक करना था, क्योंकि देयर इज़ अ सर्टेन थ्रेशहोल्ड एट विच वी शुड बी, और हम उससे कोई तकरीबन 15-30% उसमें कम है। लेकिन नाउ वी हैव टू एक्सेलरेट दैट जर्नी, right, as we move forward. तो इंशाल्लाह in coming days you'll hear announcement
coming directly from the Prime Minister. ऑलराइट, तो इसके अंदर फिर मजीद आपको लगता है कि फंड्स मुख्तस किए जाएंगे वाटर रिसोर्सेज? फंड मुख्तस किए जाएंगे। अच्छा, ये बड़ी खबर है। दूसरी तरफ हमने देखा कि वीट क्राइसिस रहा है पाकिस्तान के अंदर, तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जो फूड सिक्योरिटी की तरफ भी देखते हैं वो कहते हैं कि जी जो रिजीम है प्रोक्योरमेंट और सपोर्ट प्राइसेस की उसको रीइंस्टेट करना चाहिए। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि क्या उसको रीइंस्टेट करने की ज़रूरत है, और जब तक हम उसको रीइंस्टेट नहीं करेंगे तब तक जो हमारा जो एग्रीकल्चर है उसके अंदर ग्रोथ नहीं आएगी? जी, I totally disagree with that notion for the simple reason कि जिन जिन मेजर क्रॉप्स में हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं है, उसमें राइस है और मेज़ है, उसमें ऊपर ऊंचाओ निचाई उसमें आएगी, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, सप्लाई एंड डिमांड से आएंगी। लेकिन जहाँ जहाँ हमारी अमल दखल है, वेदर इज़ व्हीट और वेदर इज़ शुगर, तो इसलिए जो प्रोक्योरमेंट है, ये सपोर्ट प्राइस या इंडिकेटिव प्राइस, इनको में से हर चीज़ में से हमने निकल जाना है। लेकिन उसका हमने ये भी देखना है कि हमने इसको आगे कैसे लेके जाना है। तो उसमें जो स्टोरेज है उसको हमने उसमें इन्वेस्ट करना है, और जो इसमें इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रिसीट फाइनेंसिंग वाला सारा सिलसिला है उसको हमने लेकर जाना है। इसमें पंजाब इज़ एक्चुअली टेकिंग द लीड, आई एम श्योर अदर प्रोविंसेस विल आल्सो फॉलो। अल्टीमेटली तो हमने किसान को फ़ायदा पहुंचाना है, और उसमें जो स्टोरेज कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रिसीट फाइनेंसिंग, इसकी तरफ हमने जाना है। ट्रांजिशन जो है हमें बेहतर मैनेज करनी चाहिए, बट अल्टीमेटली द इंटायर वैल्यू चेन शुड बी डीरेगुलेटेड एज वी गो फॉरवर्ड एंड वी आर ऑन आवर वे। डॉक्टर हफीज़ पाशा जो फूड सिक्योरिटी को भी देखते हैं, आपकी हुकूमत से भी एक ज़माने में मुंसलिक थे, वो ये कहते हैं कि जी गंदम जो है ना वो हमारी मेन क्रॉप है, और गंदम की कीमत जो है वो 34% कम मिली है। तो जो बेसिक क्रॉप की कीमत जब कम होती है, वो कहते हैं कि उसका बाकी असर जो है वो बाकी क्रॉप्स पे भी पड़ता है। जिस तरह कॉटन भी हमने देखा कि वो भी 30% कम हुई। वो कहते हैं जब तक आप गंदम को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तब तक आपकी एग्रीकल्चर जो है वो उसके अंदर बूस्ट नहीं आएगा। ये बात उनकी दुरुस्त है कि इट्स अ स्टेपल क्रॉप, सो आई थिंक फ्रॉम अ फूड सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव आई एग्री विद देम कि हमारे इनफ जो उसकी जो एक सर्टन लेवल ऑफ थ्रेशहोल्ड हमने मेंटेन रखना है ऑफ दो स्टॉक्स। लेकिन इसकी प्राइस आप देखेंगे एज वी मूव इनटू द ईयर, बिकॉज इस वक्त इशू क्या है ना, इशू यही होता है ना कि क्योंकि अगर किसानों को औने पौने और हुकूमत ने कहा कि हम नहीं खरीदेंगे, तो जो आड़ती हैं और मिडल मैन हैं दे एक्चुअली प्रॉफिट फ्रॉम दिस, बिकॉज किसी ने तो खरीदनी है ना। तो उसमें अब आप देखेंगी कि ये जब एज वी गो थ्रू द ईयर ये प्राइस इंशाल्लाह बढ़ेगी, और ये ट्रांजिशन है। इस ट्रांजिशन में, किसी भी ट्रांजिशन में थोड़ी सी पेन आती है, लेकिन अल्टीमेटली इफ़ ये ऑल एग्री कि इवेंचुअल एंड स्टेट यही होनी चाहिए कि हुकूमत को इस चीज़ में से बिल्कुल निकल जाना चाहिए, देन आई थिंक वी आर ऑन द राइट ट्रैजेक्टरी। एक बात और डॉक्टर हफीज़ पाशा करते हैं, वो कहते हैं कि देखें जी, अगर आप एग्रीकल्चर को देखें और आप सनत को देखें, इंडस्ट्री को, ये दोनों ऐसे बड़े शोबे हैं पाकिस्तान के अंदर जो अच्छा परफॉर्म करते रहे हैं माजी में, मगर हमने देखा है कि कुछ सालों के अंदर इन्होंने बहुत बुरा परफॉर्म किया है। तो एक एक्सपेक्टेशन ये थी कि बजट जो है उसका फोकस इंडस्ट्री से शुरू होगा और एग्रीकल्चर से होगा, मगर हमने देखा कि बजट के अंदर तरह तरह की बातें की गई, फिर हाईवेज से बात शुरू की गई। तो उनका ये कहना था कि जब तक आप आउटपुट ऑफ मेजर क्रॉप्स के अंदर आप बेहतरी नहीं लाते तब तक आप एग्रीकल्चर को मज़ीद बेहतर नहीं कर सकते। और वो ये कहते हैं कि IMF के पास आपको ये कहना चाहिए था कि कम से कम प्रोक्योरमेंट प्राइसेस हमें कर लेने दें ताकि हम एग्रीकल्चर को मुस्तहकम कर सकें। IMF को तो मैं उस वक्त कहता व्हेन आई एग्री विद कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन रहनी चाहिए, मैं खुद नहीं एग्री करता। लास्ट फिस्कल ईयर एग्रीकल्चर ग्रू बाय 6.4%, तो ये कहना कि इन द प्रीवियस फ्यू इयर्स इस किस्म की ग्रोथ नहीं रही, मगर मेजर क्रॉप्स डिक्लाइन बाय 13.5%। तो वो इस साल की बात है ना जी। तो ये कहना कि जी ये कई सालों से ये नहीं हुआ, इस साल एग्रीकल्चर की आपकी जो ग्रोथ है 0.6% है, और उसकी वजह ये है कि जो मेजर क्रॉप्स में 13.5% डिक्लाइन आया है वो उसकी वजह से है। लाइफ स्टॉक इज अप, पोल्ट्री इज अप, कॉटन इज डाउन, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट टेक्सटाइल पे होता है। कॉटन इज डाउन, व्हीट इज डाउन, तो वो बात दुरुस्त है, लेकिन उसको
कई चीज़ें जो हमने मनवाई, ये प्रोक्योरमेंट और उस साइड पे मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। ये सपोर्ट प्राइस एंड ऑल दिस हैज़ टू गो अवे। ये हमारा स्ट्रक्चरल बेंचमार्क था कि फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स पे हम इस साल एडिशनल सेल्स टैक्स लगाएंगे। ये हमारा स्ट्रक्चरल बेंचमार्क था। तो वज़ीर आज़म ने ख़ास तौर पे कहा कि आप फंड से बात करें, जो आप बात करें ना, आपने IMF से क्यों नहीं बात की। तो इस दफ़ा इनपुट्स पे हमने IMF से बात की और उनसे ये हमने रिलीफ लिया कि हम खाद पे और कीड़े मार दवाइयों पे एडिशनल टैक्स नहीं लगा रहे, और ये कल मैंने बजट स्पीच में कहा है जी। द अदर थिंग इज़ द एग्रीकल्चर क्रेडिट, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट हैज़ गॉन अप। हम जो स्मॉल फार्मर्स हैं उसके लिए एक ख़ास तौर पे एक स्कीम लेकर आ रहे हैं, और सो इसलिए वी हैव सेड कि अगले साल वी एक्सपेक्ट कि ये मेजर क्रॉप्स में भी एडिशनैलिटी आएगी, और जो लाइफ स्टॉक है और पोल्ट्री है वो इसी तरह इंशाल्लाह आगे चलेगी। सो वी डू सी ए रीबाउंड ऑन द एग्रीकल्चर साइड इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर। आपने बड़ी दिलचस्प बात की फर्टिलाइज़र के बारे में कि उसके ऊपर जो है आपने टैक्स आप लगाने जा रहे थे, मगर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि एग्री किया हुआ था, स्ट्रक्चरल बेंचमार्क था जी, कि मगर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि नहीं, आप इधर मुदाखलत करें और वो ना लगाएं। सब्सिडी का कभी आपने सोचा कि जी फर्टिलाइज़र को सब्सिडी भी मिलनी चाहिए? जिस तरह हिंदुस्तान में हमने देखा है कि एग्रीकल्चर को बड़ा बूस्ट मिला जब हुकूमत ने वहाँ पे सब्सिडीज़ दी फर्टिलाइजर्स को। एक बात समझने की कोशिश करें कि एट द फेडरल लेवल राइट वी स्टार्ट विद अ डेफिसिट। करने को तो मैं हर चीज़ कर सकता हूँ, करने आप कह रही हैं कि इतना यहाँ बढ़ा दें, इतना यहाँ बढ़ा दें, इतना यहाँ बढ़ा दें, लेकिन अगर पहले दिन से ही मैं खसारे में चलता हूँ तो मैं कर तो ये सब कुछ सकता हूँ, लेकिन बोरो करके ही करूँगा ना। सब्सिडीज हमने नीचे लेकर आए हैं, और इसी तरह डेट सर्विसिंग हैज़ गॉन डाउन। उसी के थ्रू फिर हमने फाइनेंस किया, विच इज़ एब्सोल्युटली द रिक्वायरमेंट ऑफ द आवर, कि हमने डिफेंस पे जो एडिशनल जो खर्च किया। अभी आपने वॉर की बात की है, तो ये वॉर के साथ एक कॉस्ट एसोसिएटेड होती है। उस पर भी मैं आपसे पूछने लगी, चूँकि सबके अंदर कटौती नहीं हुई, डिफेंस बजट के अंदर माशाल्लाह 20% आपने इंक्रीज़ कर दी। उसके अंदर जो तनकीद आई है वो ये आई है कि आपको डिफेंस बजट इस तरीके से इंक्रीज़ नहीं करना चाहिए था, आपको थोड़ा बहुत इंक्रीज़ करना चाहिए था, और बाकी आपको एक इमरजेंसी फ़ंड रखना चाहिए था कि खुदा ना खास्ता अगर फिर से कभी कोई ऐसा मौका आए तो हमारे पास वो इमरजेंसी फ़ंड होता। इस तरीके से डिफेंस बजट बात करती है ना, ये इमरजेंसी फ़ंड से नहीं हो सकता, क्योंकि वॉर आपको इस वक्त एक पॉज बटन इस वक्त पुश किया गया है, राइट। तो ये इमरजेंसी ऐसी नहीं है कि अगर आपने जो सारा इक्विपमेंट इस्तेमाल हुआ, जो सारे चीज़ें इस्तेमाल हुई, कि कब जब ही होगा फिर आप फंड्स दे दीजिएगा, उसके थ्रू फिर ये फाइनेंस हो जाएगा। आप मुख्तस कर सकते हैं कि जी ये फंड नहीं, तो उसके लिए तैयारी भी तो करनी पड़ती है ना। तो इसलिए आई डोंट थिंक कि दिस इज समथिंग व्हिच आई हैव हर्ड कि इसको नहीं करना चाहिए था। हमने जो अपनी फिजिकल रिसोर्सेज थे, एंड आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली द राइट थिंग टू डू फॉर कंट्री सिक्योरिटी, उससे बेहतर और उससे मोतबर चीज़ कोई नहीं हो सकती। सर, इसका जो मिलिट्री पेंशन्स हैं, ज़्यादातर जो पेंशन्स का बजट है उसमें से मेरा ख्याल है 60 या 70%, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मिलिट्री की पेंशन्स हैं। उसके अंदर भी आपने इंक्रीज़ किया है। आप समझते हैं कि एक जगह से जब आप ऑस्टेरिटी ड्राइव कर रहे हैं, हमने तो पेंशन्स अक्रॉस द बोर्ड जो है वो इंक्रीज़ हुई हैं। उसमें सिविल ब्यूरोक्रेसी की भी पेंशन है, लेकिन उसके साथ साथ पेंशन की हमने रिफॉर्म भी शुरू की है ना, जो हमने सिविल ब्यूरोक्रेसी से शुरू की है, इन टर्म्स ऑफ स्टार्टिंग जुलाई 1 फ्रॉम लास्ट ईयर, इन टर्म्स ऑफ डिफाइंड कंट्रीब्यूशन। सर, मेरा पूरा सवाल, क्योंकि लास्ट ईयर भी आपने जब इंटरव्यू दिया था तो आपने कहा था कि मैं इसीलिए इस सिलसिले में आपका जवाब मैं देने वाला हूँ कि ये सारी चीज़ विद द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हम उनके साथ कंसल्टेशन में हैं। उनका जो सर्विस स्ट्रक्चर है वो बहुत डिफरेंट है फ्रॉम द सिविल ब्यूरोक्रेसी। वहाँ 30 साल में 35 साल में लोग रिटायर हो जाते हैं, तो ये अब उनके साथ डिस्कशन चल रही है इन टर्म्स ऑफ हाउ वी टेक इट फॉरवर्ड। जी, क्योंकि पिछले साल भी आपने कहा था हम उनको 1 साल देंगे, फिर 1 साल के बाद हम बिल्कुल वो उनके साथ डिस्कशन इस वक्त जारी है। राइट सर, देयर आर मेनी अदर इश्यूज दैट वी हैव टू डिस्कस रिगार्डिंग द बजट। खास तौर पे ताजिर दो स्कीम, मुझे याद है पिछले साल जब मैंने आपके साथ इंटरव्यू किया था, आप एडमेंट थे, आपने कहा कि नहीं ये तो हमें करना है लागू, मगर हो नहीं सका। तो क्या रियलिस्टिक है इस बजट के अंदर, क्या रियलिस्टिक नहीं है, इस पर हम बात करेंगे। छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं, फिर से हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, मेरे साथ हैं जनाब फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद औरंगजेब। थैंक यू अगेन फॉर गिविंग अस दिस इंटरव्यू।
इंडस्ट्रियल ग्रोथ की तरफ अगर हम जाएं तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के जो फिगर्स हैं ये अनाउंस किए गए थे जी, 4.8% ग्रोथ है, मगर मेजर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो सेक्टर है उसके अंदर मनफी 1.5% जो है वो ग्रोथ हुई है। तो ओवरऑल 4% ग्रोथ इंडस्ट्री सेक्टर में कैसे आप इसको देख रहे हैं? देखिए, इसमें अगेन थोड़ा सा डिटेल में जाइए, जो LSM का भी है, एक तो जो है अदर मैन्युफैक्चरिंग में उसमें ग्रोथ है, लेकिन अगर आप LSM को भी जाकर देखें तो वहाँ आयरन एंड स्टील एंड केमिकल्स, ये दो सेक्टर्स हैं विच हैव नॉट बीन परफॉर्मिंग वेल। ऑटोज इज़ अप 40%, जो आपका गारमेंट वाला है दैट इज़ अप, टेक्सटाइल्स ओवरऑल इज़ अप। तो उसमें भी ऐसी बात नहीं है कि अक्रॉस द बोर्ड लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में कोई स्लम्प है, एंड दीज आर द एरियाज विच वी थिंक विल कंटिन्यू टू ग्रो। अगर हम टैक्स नेट के हवाले से आएँ, क्योंकि आपने हमेशा टैक्स नेट की बात की और मुझे याद है जब आप शुरू में आए थे आपने कहा था सैलरीड क्लास, क्योंकि आप भी सैलरीड क्लास रह चुके हैं, कि जी उनके पर कम होगा, मगर इस बार हमने देखा है कि टैक्स नेट के अंदर आपने ई-कॉमर्स भी आप लेके आए हैं। अब सवाल ये उठता है कि कुछ प्लेटफॉर्म्स बाहर के हैं, जैसे कि टेमू हो गए, बाकी हो गए, उसके ऊपर आप अदायगी जो है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, डिजिटल अदायगी वो 5% है, और कोरियर कंपनीज़ के ऊपर जो लोकल माल पहुँचाती हैं उसके ऊपर 18% है। तो सर, जो औरतें बेचारी अपने घर से काम करती हैं और इधर से पहुँचा, कॉटेज इंडस्ट्री ग्रो हो गई है ऑन इट्स ओन, वो तो मर जाएगी इस तरह और सफ़र करेगी अगर नहीं। आपने कई अगेन सवालात को आपस में मिक्सअप कर दिया है। तो पहले ये देखें कि ये जो इस साल के जो हमारे टैक्सेशन मेजर्स हैं और हम इसको कैसे आगे लेके जा रहे हैं, तो तकरीबन 2 ट्रिलियन का हम डेल्टा शो कर रहे हैं। उसमें से सिर्फ 312 बिलियन है जो एडिशनल मेजर्स हैं, क्योंकि इस साल हमने इन्फोर्समेंट करके दिखाई है। आप दोबारा आपने कहा ताजिर दोस्त एक्सेट्रा, मैं तो ई-कॉमर्स के बारे में बात नहीं, अभी आप उस पर तो आ जाए ना। आपने उसका रेफरेंस दिया है कि जी ताजिर दोस्त जो है वो तो आगे चला नहीं, तो इसलिए ये कैसे आगे चीज़ जाए। नहीं सर, मैं ये पूछ रही हूँ कि ये जो स्ट्रैटेजी है ई-कॉमर्स की, इज दिस करेक्ट कि जो बाहर से है उसके ऊपर आप 5% डाल रहे हैं? हमें दोनों को लाना है, क्योंकि देखिए वो तो वैसे ही आउट ऑफ नेट है, वो वहाँ भी टैक्स नहीं देते और यहाँ भी टैक्स नहीं देते, तो उनको तो लाना है। दूसरा, यहाँ हमें एक इक्विटी जो है वो लेवल लाना है, वेदर इज कोरियर, वेदर देखें आप एक जाकर फॉर्मल रिटेल सेगमेंट है जी, राइट, और ये हमारी बड़ी डिटेल में बात हुई है विद द फॉर्मल रिटेल जो एसोसिएशन है जी। वहाँ जब आप जाती हैं तो वहाँ तो आप 18% टैक्स देती हैं, और जब आप उसके किसी ई प्लेटफॉर्म पे जाती हैं वहाँ कुछ भी नहीं है। तो हमें कहीं ना कहीं तो इसको लेकर आना है ना इनटू द नेट एंड इनटू ए सर्टेन लेवल ऑफ इक्विटी, ताकि दोनों को आगे लेकर जा सके। सर, एक चीज़ जो लोग कहते हैं वो कहते हैं कि जी देखिए पाकिस्तान के अंदर 3 बड़े ग्रुप्स हैं जो टैक्स नहीं देते, और ये मैंने आपसे भी सुना है माजी में। आप कहते हैं कि जी ज़मींदार टैक्स नहीं देते, प्रॉपर्टी ओनर्स टैक्स नहीं देते, दुकानदार टैक्स नहीं देते। उसके लिए आप ताजिर स्कीम लेके आए, ताजिर दो स्कीम, वो फेल हो गई। ज़मींदार के ऊपर एग्रीकल्चर इनकम टैक्स आपने लगाना था, वो नहीं लगा। प्रॉपर्टी ओनर्स के ऊपर तो आपने इस दफ़ा छूट दे दी है। आपने उनके ऊपर 7% फेडरल एक्साइज ड्यूटी इम्पोज की पिछले साल, और अपनी दी हुई इम्पोज ड्यूटी आपने इस साल ख़त्म कर दी। अच्छा, तो पहले थोड़ा सा मैं आपको फैक्चुअली करेक्ट कर दूं, क्योंकि अंडर द नेशनल फिस्कल पैक्ट जब हमने प्रोविंसेस के साथ ये साइन किया, बिकॉज एग्रीकल्चर इज़ अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट, तो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लेजिस्लेट हो चुका है। डिफरेंट चारों असेंबलीज ने, पंजाब वाज द फर्स्ट वन, इट वाज फॉलोड बाय KPK, सिंध एंड बलूचिस्तान फॉलोड। सर, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ मेरा ख्याल है। देखिए उनकी कलेक्शन ही जुलाई 1 से शुरू होनी है। अच्छा। यही तो हमारा मुल्क का बड़ा ज़बरदस्त काम है, क्योंकि वी आर जो स्केप्टिसिज्म जो है ना हमारा, तो मेरे से लोग हमेशा ये कहते थे ये एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जी, ये तो लोग पार्लियामेंट में ये तो कभी लग ही नहीं सकता। अच्छा, तो कम से कम ये तो मान लेना कि लग गया है, लेजिस्लेट हो गया है। आपने कहा एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगा नहीं है, वो ताजिर दो स्कीम तो की वो तरह जुलाई 1 में वहाँ भी आता हूँ, मैं वहाँ भी अच्छा, आता हूँ, फिक्र ना करें, ताकि मैं आपको साथ साथ फैक्चुअली करेक्ट करता जाऊँ। तो जुलाई 1 से उसकी कलेक्शन शुरू होनी है, तो अब वो लेजिस्लेट हो गया, अब हमें मौका दें उसको कलेक्ट करने का। ठीक है। अच्छा, फिर दूसरी बात जो आपने बात की कंस्ट्रक्शन की, मैंने कल भी इसका जिक्र किया कंस्ट्रक्शन का, उनकी टैक्स लाइबिलिटी इज नॉट लेसेंड एट ऑल। ऑल वी हैव ट्राइड टू डू इज टू रिड्यूस द ट्रांजैक्शन टैक्सेस। राइट, उसमें 2 एलिमेंट्स हैं। एक तो FED इन द फर्स्ट इंस्टेंस, ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, FED लगता है गुड्स पे,
जी, इस पे कभी लगना ही नहीं चाहिए था, अच्छा। बट इन एनी केस वो लग गया। आई थिंक दिस इज समथिंग विच वी हैव रिवर्स्ड, ताकि वो एक्टिविटी कम से कम शुरू हो सके। राइट, दूसरा देखिए जी, जो बायर पे हमने जो टैक्सेशन कम की है, उतनी सेलर पे बढ़ा दी है। सो ओवरऑल हमने उसमें कोई ऐसा कदम नहीं उठाया कि ओवरऑल जो हमने रेवेन्यू वहां से लेना है वो कम हो। आर आइडिया इज कि देखें, जो सेलर है उसको तो कोई कैपिटल गेन्स मिलेगा ना, जो बायर है उस पे तो हम एक किस्म का प्रिजम्पटिव टैक्स लेने की कोशिश कर रहे थे। दिस इज ऑल एन अटेम्प्ट अबाउट द गेटिंग द एक्टिविटी मूविंग इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। और हम उसमें ना सिर्फ यहाँ कर रहे हैं बल्कि मॉर्गेज फाइनेंसिंग को भी फरोग देंगे, ताकि इस साइड पे जो बायर्स हैं, स्पेशली अफोर्डेबल हाउसिंग की मैंने बात की है, हम उसको लेके चले। अब आगे बात ताजिर दोस्त की। ताजिर दोस्त वाज वन वे ऑफ गोइंग अबाउट ब्रिंगिंग द रिटेलर्स एंड होलसेलर्स इनटू द नेट। राइट, तो वो आपकी बात दुरुस्त है कि वो दैट वन पर्टिकुलर एस्पेक्ट डिड नॉट वर्क आउट द वे वी थॉट इट वुड। लेकिन 4,70,000 रजिस्ट्रेशंस हुई हैं इन द रिटेल एंड होलसेल स्पेस। और अब जो हमने करना है ना मुनीर, वो हम इसको इस तरह लेके जा रहे हैं कि बजाय इसके कि हम लोग भेज दें एट्सेट्रा, नाउ द होल थॉट प्रोसेस इज कि वी आर गोइंग टू गेट दिस सेगमेंट इनटू द टैक्सेशन नेट बट थ्रू ऑटोमेशन एंड डेटा। तो हम इसको डिजिटल इन्वॉइसिंग की तरफ लेके जा रहे हैं, ताकि इम्पोर्टर, क्योंकि इम्पोर्टर ने आगे किसी होलसेलर को बेचना है ना, तो वो डिजिटल इन्वॉइसिंग होगी, एंड दैट्स हाउ दे गेट कैप्चर्ड। एंड दूसरा ये होगा ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम ऑफ द गुड्स एज दे आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड। ये दो तरीके हैं जिनसे हम रिटेलर्स एंड होलसेलर्स वाला जो डिस्कशन है, बिकॉज टू मी दैट इज अ मोर स्ट्रक्चरल सोल्यूशन rather than saying कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, without necessarily increasing the human intervention। देखिए, मैं आपको पहले भी कहा था, मैं फिर भी आपको कहीं कहूँगा कि हमारे पास अब चारा नहीं है। आपने पहले भी जिक्र किया, क्योंकि इस बजट में अगर हम इन्फोर्समेंट की तरफ नहीं जाएंगे और इन सेगमेंट्स को नहीं लाएंगे तो हम क्या करते? राइट, सैलरी क्लास का टैक्स एक्चुअली बढ़ाना पड़ता। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जिसका आप बात कर रही हैं, उसका टैक्स हमें बढ़ाना पड़ता, जो हमने नहीं बढ़ाया। और उसकी वजह ये है कि फॉर द फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल जो हमारे हैं अदारे एट्सेट्रा, हमने इन्फोर्समेंट करके दिखाई। राइट सर, मैं आपसे सनती शोबे के बारे में ज़रूर पूछना चाहती हूँ, एंड आई नो दैट इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क टू इम्प्लीमेंट, आई अंडरस्टैंड दैट। मगर इंडस्ट्री ख़ास तौर पे जिनसे मैं बात करती हूँ, लोगों से वहाँ पे जो लीड करते हैं, वो कहते हैं कि जी हमारा जो टैक्स है वो 4 गुना ज़्यादा है हमारे शोबे के ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर। तो फिर जो हमारा सालाना एवरेज ग्रोथ रेट हमारी 1.5 है, हमारी एक ज़माने में वो कहती हैं जी 6% होती थी। तो आप हमें देखें, वो जो बात कहती हैं वो तो फैक्चुअली करेक्ट है ना। मैं खुद चेयरमैन पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल रहा हूँ, तो इसलिए कि जो उनकी कंट्रीब्यूशन है टू द जीडीपी वर्सेस व्हाट दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू द एक्सचेकर, इसमें तो कोई दो राय हो नहीं सकती है। इसलिए मैंने कहा कि इस साल का जो बजट है इस was to just give a little bit of direction of travel, कि हमने एक थोड़ा सा अंदिया दिया है कि हम इस साइड पे जाना चाहते हैं, पर जितनी फिस्कल स्पेस अवेलेबल होगी वो हमने की है। और मैं बार बार इस पे आता हूँ, ऑल इंडस्ट्री शुड थिंक वेरी सीरियसली हाउ दे आर गोइंग टू गेन फ्रॉम दिस टैरिफ रिफॉर्म, बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग विच इज शुड बी टेकन लाइटली। देखिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री ख़ास तौर पे ये बजट बड़े गौर से देख रही थी, एंड दे हैव बीन क्राइंग फॉर अ रिडक्शन इन द टैक्स बर्डन एंड एग्जेम्पशन ऑफ सेल्स ऑफ फॉर टैक्स एक्सपोर्टर्स। नाउ पहले तो ये एक्सेप्ट नहीं हुई थी, ख़ास तौर पे एग्जेम्पशन ऑफ सेल्स टैक्स फॉर एक्सपोर्टर्स। क्या अब ये आप आगे जाके बजट के अंदर एक्सेप्ट करेंगे या सप्लीमेंट्री में करेंगे? लेट मी बी वेरी क्लियर जी, वी आर मूविंग अवे फ्रॉम regime of exemptions। Directionally we are very very clear कि ये further exemptions, further protection, मगर ये आप माजी में देते रहे ताकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को थोड़ी सी बूस्ट मिले, जो सेल्स टैक्स एग्जेम्पशन है आप देते हैं एक्सपोर्टर्स को। नहीं, वो that regime is over। Everyone will have to be internationally competitive। 3 चीज़ें हैं जिसमें मैं खुद एक्नॉलेज करता हूँ कि पहले बात थी कि हाई फाइनेंसिंग कॉस्ट, हाई एनर्जी कॉस्ट, हाई टैक्सेशन। राइट, सो फाइनेंसिंग कॉस्ट मैंने पहले जिक्र किया, इट्स लेसर ऑफ एन इशू, और इंशाल्लाह we are now going to be on the right side of the interest rate cycle। So what about per unit electricity? Textiles वाले तो इसी पे रोते रहते हैं। उसके बाद जो
नहीं देखिए रोता है तो मैं मतलब मैं क्या बात करूं कि अब इट रियली हर्ट्स द ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कोर्स प्राइसेस। एंड एनर्जी में जो 7 रुपए की कमी की गई है और फर्दर इसमें कमी आएगी, जो वो बात कहते हैं कि इट शुड बी इंटरनेशनली कम्पिटिटिव एंड रीजनली कम्पिटिटिव, उनकी बात दुरुस्त है, बट आर वी इन अगेन फ्रॉम ए डायरेक्शन और ट्रेवल ऑन द राइट, moving in the right direction? I think we are, and they should acknowledge that as well. On the taxation side, देखिए हम उनको नॉर्मल टैक्स रजीम में लेकर आए हैं और उस नॉर्मल टैक्स रजीम में अब हमने इसको आगे लेकर चलना है और उसमें जो भी हम आगे कर सके ऑन द टैक्सेशन साइड एज वी गो फॉरवर्ड, वो हमारी पूरी कोशिश हो। इस पे मजीद बात और करते हैं, छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं, वक्फे के बाद फिर से हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, स्पॉटलाइट है पाकिस्तान की मईशत के ऊपर और ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हमें पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब साहब दे रहे हैं। So my last two questions, because these are FATA related and I know that they are really ignored. So मेरे इंटरव्यू में I don't want to ignore these two regions. FATA के अंदर आपने 10% सेल्स टैक्स तो अब लगा दिया है. What about इनकम टैक्स? क्या आप FATA के ऊपर इनकम टैक्स लागू करने जाएंगे FATA एरियाज़ के ऊपर? So as far as we concerned, हमने इनकम टैक्स के ऊपर कोई इसकी बातचीत नहीं है, ये सिर्फ सेल्स टैक्स की बात थी और सेल्स टैक्स की बात इसलिए थी कि द इंटायर इंडस्ट्री इन पाकिस्तान इज अप इन आर्म्स, इंक्लूडिंग द सरहद चेंबर वेयर आई वेंट अबाउट 2 or 3 months बैक। तो ये किसी एक सूबे का मसला नहीं है, वेदर यू टॉक तो आपने इंडस्ट्री की बड़ी बात की है, ऑयल इंडस्ट्री से बात करें, स्टील इंडस्ट्री से बात करें, ये तो पिछले साल ये हो जाना चाहिए था। तो इस दफ़ा आई एम वेरी ग्रेटफुल, राना सनाउल्लाह साहब ने इसको सबको लेकर बैठे हैं। अच्छा। और उसके बेसिस पे हमने पहला कदम उठाया है कि वी स्टार्ट विद 10% एंड देन वी स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स 20। अच्छा, एंड सर गिलगित बल्तिस्तान, आपको पता होगा वहाँ पे एहतजाज हो रहा है और वो वहाँ पे जो ट्रक्स हैं उनको सीज़ कर लिया गया है और ये सोस ड्राई पोर्ट के करीब उनको सीज़ किया गया है। वो ये कहते हैं कि जी ये हमारा जो इलाका था हमेशा से टैक्स फ्री था, हम चाइना से जो भी तजारत करते थे टैक्स फ्री करते थे, मगर अब हमारे ट्रक्स उन्होंने सीज़ कर दिए, वो कहते हैं जी इसके ऊपर टैक्स दो। तो एक तरफ से चाइना हमारी मदद कर रहा है और हम तालियां बजा रहे हैं, दूसरी तरफ से हम जो वो ट्रेड जहाँ से करते हैं। आप तो ये टेक्निकल सवाल में आ गई हैं, आई विल फाइंड आउट कि इसमें क्या इशू है। इस वक्त तो आई जस्ट वांट टू फोकस ऑन द बजट साइड और इस वक्त जो हम सर दिस इज रिलेटेड टू द बजट बिकॉज उनके ऊपर अब टैक्स इंपोज किया जा रहा है जो वहाँ के ताजर हैं। इंपोज्ड है, हम सिर्फ अब एनफोर्समेंट की तरफ जा रहे हैं, कोई नया टैक्स नहीं इस पे लगाया गया। अच्छा, पहले चूंकि वो वहाँ के रिहायशी थे तो उनको टैक्स फ्री दिया जाता था, तो तजारत वहाँ पे टैक्स फ्री होती थी, मगर अब जो है उनके ये गुड्स जो है we will have it reviewed. So what about now my last question, I know that you are busy. ये जो आपने बजट आज पेश किया, कल पेश किया है, क्या इसी सूरत में ये पास हो जाएगा या आप समझते हैं कि इसके अंदर मज़ीद रद्द-बदल आएगा, और क्या ये बजट जो है ये IMF को जिस सूरत में पास होगा ये एक्सेप्टेबल होगा? ये हमारी उनके साथ कंसल्टेशन रही है विद द फंड, so we have presented in line with our discussions, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं मैं कह रहा जो आपको नहीं पता है। Prime Minister has said that we are in an IMF program and we are in an extended program with them, so therefore यहाँ मिशन भी आया हुआ था, we have done consultations with them। अब ये किस सूरत में पास होगा ये तो अब the Parliament has to decide, we will go in front of the standing committees, लेकिन इसमें जो it's less about the additional measures, it's more about the enablement around enforcement, क्योंकि हम जो legislation में जो वो enforcement related legislation जो है that's going to be very critical, because अगले साल हमने कहा है कि 389 billion enforcement के थ्रू आएगा, और अगर उसमें से कुछ चीज़ें जो है वो आगे नहीं जाती हैं तो then I think we'll all have to agree कि हमें 400 से 500 बिलियन एडिशनल टैक्सेस लगाने पड़ेंगे। बड़ा क्लियर ट्रेड ऑफ है। एंड आई नो कि आपके पास बड़ी कम फिजिकल स्पेस है, मगर आप एट द एंड ऑफ योर टेन्योर व्हाट वुड यू लाइक टू सी हैपन इन पाकिस्तान? कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है या शोबा है जो तंदुरुस्त अगर हो जाए तो पाकिस्तान जो है वो माशी तरक्की की तरफ जा सकता है? देखिए इसमें 2-3 चीज़ें हैं। आपने एग्रीकल्चर पे बहुत बात की है, इसी तरह IT का जो सेक्टर है, रियल इंजन्स ऑफ ग्रोथ। And the other thing, by the time we get to 28, minerals and mining, Recotech वो प्रोजेक्ट है जो मैंने कल भी कहा which is a game changer, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं between now and 28 how do we negotiate और FX position। एक प्रोजेक्ट
in the first year is going to inshallah give us $2.8 billion in foreign exchange. और ये कोई ऐसा pie in the sky नहीं है, उसका फाइनेंशियल क्लोज हो चुका है, उस पर काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है, एंड दिस इज़ वन प्रोजेक्ट. और अगर हम इसी को आगे ले जाते जाएं तो इंशाल्लाह मिनरल्स एंड माइनिंग इज़ आवर रिस्पॉन्स. एंड आई थिंक जिस तरह अभी ये मैं इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि कॉपर इज़ टू अस व्हाट निकल हैज़ बीन फॉर इंडोनेशिया. मैं अब उस वक्त सिंगापुर में था जब इनकी जर्नी शुरू हुई ऑन द निकल. ये 2013 की या 12 की मैं बात कर रहा हूँ. और 2023 में देयर टोटल निकल एक्सपोर्ट्स फॉर $22 बिलियन. तो देखिए हमें इसको इस तरह लेके जाना है कि जो हमारे ट्रेडिशनल एरियाज़ हैं उनको हमने रोबस्ट करना है, उनको स्ट्रॉन्ग करना है. और जो नए एरियाज़ आ रहे हैं स्पेशली ऑन द IT साइड and minerals and mining, these are which are really going to give us the delta inshallah as we move forward. Thank you very much for this very exclusive interview and for giving us this Thank you. this Always time. a pleasure. Thank you. Always a pleasure.